सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मित्रों, मैं संजीव कुमार कोहली आज आपके लिए उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा यूटेट सेकंड के द्वितीय भाषा हिंदी के 30 प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि जो हम सेकंड लैंग्वेज लेते हैं वो प्रश्न संख्या 61 से 90 के अंतर्गत आता है। तो जो भी आपने फॉर्म भरते समय द्वितीय भाषा चयनित की होगी उसके प्रश्नों को आप देखिए, 61 से 90 तक के आपको प्रश्न हल करने होंगे। तो आप इन सभी प्रश्नों की व्याख्या को विस्तार से यहाँ पर समझने वाले हैं और इससे आपकी समझ और तैयारी दोनों मजबूत होगी। तो चलिए आज के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो हमारा इसमें जो पहला प्रश्न आता है वो है असंगत विशेषण हम आपको बताना है। देखिए, कथाकार प्रेमचंद, ठीक है, कथाकार प्रेमचंद थे। कवि कबीर थे। नाटककार मुक्तिबोध। चित्रकार शमशेर बहादुर सिंह। तो ये बाकी तो सब सही हैं, लेकिन ये जो सी वाला है ये सही नहीं है। नाटककार मुक्तिबोध। देखिए, मुक्तिबोध जिनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध, मुख्य रूप से कवि एवं प्रसिद्ध आलोचक गद्यकार के रूप में जाने जाते हैं, ना कि प्रमुख नाटककार के रूप में। तो ये वाला इसका असंगत है, मतलब सही नहीं है। आगे हमारा प्रश्न आता है कि दबे पांव मुहावरे से क्या अभिप्राय है। तो दबे पांव मतलब पांव दबाना नहीं होता। तो दबे पांव का मतलब है, ये मुहावरा है और इसका अर्थ है बिना कोई आवाज, बिना कोई आहट किए अत्यंत सावधानी से छिप कर, यानी कि चौर कदमों से चलना। तो चौर कदमों से चलना यानी कि बी वाला इसका सही होगा, चौर कदमों से। आगे हमारा प्रश्न आता है कि बहुभाषिकता में सम्मिलित होंगी। तो बहुभाषिकता, बहुत सारी भाषाएं जैसे समझ में आ रहा है, तो उसमें सम्मिलित क्या होंगी, सारी भाषाएं सम्मिलित होंगी। तो उपर्युक्त सभी, ये वाला आंसर सही हो जाएगा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली सब सम्मिलित होंगी। तो ये उपर्युक्त सभी इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि अशुद्ध वर्तनी चुनिए। देखिए, 5वां, 7वां, 6वां और 8वां। तो यहाँ पे जो 6वां जो है ये अशुद्ध है, इसका सही रूप होता है छठा, छठा। तो ये अशुद्ध हो गया। आगे हमारा प्रश्न आता है कि ला एक उपसर्ग है। तो ला उपसर्ग तत्सम है, तद्भव है, आगत है, स्वदेशी है। तो ये आगत है, आया है दूसरी भाषा से, दूसरी भाषा से हिंदी में आया है, अरबी फारसी से। क्योंकि आपने देखा होगा कि ला इलाज, ला इलाज शब्द आता है, तो ये हो गया। वारिस में अगर जोड़ेंगे तो ला वारिस, ला वारिस, इस तरह से शब्द आते हैं। तो ला जो है ये आया है दूसरी भाषाओं से, तो इसे हम आगत शब्द में, उपसर्ग में लाएंगे। आगे हमारा प्रश्न आ जाता है किसी भाषा के अच्छे ज्ञान का परिचायक है। तो किसी भाषा के अच्छे ज्ञान का जो परिचायक होता है, मुहावरों का कुशल प्रयोग। देखिए कि भाषा की सहजता, मुहावरों, कहावतों का सटीक और कुशल प्रयोग भाषा पर पकड़ और उसके उच्च ज्ञान का वास्तविक परिचायक होता है। आगे हमारा प्रश्न है कि प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। देखिए, प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि भी है, कर्मभूमि भी है, लेकिन जन्मभूमि नहीं है। तो नहीं है पूछा है तो जन्मभूमि, ये वाला आंसर आप लिखेंगे। मित्रों, आगे इसमें प्रश्न आता है स्पर्श इंद्रिय ग्राह्य लिपि है, जो कि स्पर्श करके उंगलियों की त्वचा यानी स्पर्श इंद्रियों द्वारा पढ़ा जाता है। तो ये दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए होता है, तो ये होता है ब्रेल लिपि। तो ये सी वाला इसका सही होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि हिंदी में अन्य विषयों को पढ़ाने के लिए आवश्यकता होती है विषय ज्ञान की, तकनीकी शब्दावली की, हिंदी भाषा ज्ञान की, उपर्युक्त सभी की। देखिए, सभी की जरूरत होती है, डी वाला सही हो जाएगा इसका आंसर। आगे हमारा प्रश्न आता है कि भाषा में अव्यय का क्या अर्थ है। अव्यय का अर्थ है जो रूप ना बदले। तो ये बी वाला सही होगा, जो अपना रूप ना बदले। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष के कारण कोई परिवर्तन, कोई विकार नहीं होता, जो सदा एक से रहते हैं, जिनको आप अव्यय या अविकारी शब्द कह सकते हैं। तो अव्यय और अविकारी शब्द एक ही होता है। तो जो रूप ना बदले वो होता है अव्यय। अब मित्रों, आगे जो प्रश्न है उसमें क्या होता है कि आपको गद्यांश दिया रहेगा, उस गद्यांश को आपको पढ़ना है और प्रश्न संख्या 71 से 75 यानी कि 5 प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश से पढ़कर ही आपको देने हैं। तो गद्यांश इस प्रकार का कोई गद्यांश आपके पेपर में होगा, ये वाला गद्यांश नहीं होगा, ये केवल उदाहरण के लिए है। आपका कोई भी गद्यांश वहां पेपर में दिया होगा। फिर आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। पहला प्रश्न है मानव मूल्य है। तो गद्यांश से पढ़कर ही आपको उत्तर देना है आपने। तो मानव सभ्यता द्वारा निर्धारित मूल्यवान गुण, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि समाज की अस्मिता का एक निर्धारक है। तो देखिए, भाषा के बिना अस्मिता की पहचान नहीं होती, तो इसलिए ये भाषा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आता है कि भाषा है, भाषा क्या है। भाषा है मनुष्यत्व का एक अभिलक्षण। तो देखिए कि गद्यांश के अनुसार भाषा ही वह पहली सीढ़ी है जिसके द्वारा मनुष्य पशुओं से अलग होकर मनुष्यत्व को प्राप्त करता है। तो ये वाला इसका आंसर होगा। आगे प्रश्न आता है कि भाषा साधन है
तो भाषा जो साधन है आत्मज्ञान का है, ए वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। देखिए गद्यांश में एक पंक्ति आई है कि भाषा अपने आप को पहचानने का एक साधन है, तो क्या हो गया, आत्मज्ञान का साधन है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर प्रश्न पूछा गया भाषा है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको बताना है कि भाषा क्या है। तो भाषा मानव विकास का साधन है, तो भाषा मनुष्य के क्रमिक सामाजिक मानसिक सांस्कृतिक विकास का मुख्य साधन है, ये वाला इसका आंसर होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि भाषा ध्वनि संकेतों की व्यवस्था है। ये ध्वनि संकेत होते हैं स्वैच्छिक होते हैं, यादृच्छिक होते हैं या अनैच्छिक होते हैं। तो ये जो होते हैं यादृच्छिक होते हैं। तो भाषा विज्ञान के अनुसार ध्वनियों और उनके अर्थों के बीच का जो संबंध है वो यादृच्छिक यानी स्वेच्छा से माना हुआ होता है। आगे हमारा प्रश्न आता है कि व्याकरणिक रूप से वर्ण क्या है, वर्ण का अर्थ क्या है। तो ध्वनि का लिपि संकेत होता है वर्ण, ये वाला आंसर इसका सही होगा। देखिए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है और ध्वनि के लिखित या दृश्य रूप चिन्ह को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। आगे हमारा प्रश्न है किसी भी विषय के शिक्षक के लिए विषय ज्ञान के अतिरिक्त सर्वाधिक संपूर्ण क्या होता है। मतलब शिक्षक को अपने विषय का ज्ञान तो है, लेकिन आगे और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, संप्रेषण। संप्रेषण बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण कौशल। यानी कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक का विषय ज्ञान तभी प्रभावी होगा जब उसका संप्रेषण कौशल कम्युनिकेशन स्किल सुदृढ़ होगी और स्पष्ट होगी। आगे हमारा प्रश्न है राम काव्य और कृष्ण काव्य की प्रमुख भाषा क्रमशः क्या है। तो राम काव्य की भाषा अवधी है और कृष्ण काव्य की भाषा जो है ब्रज भाषा है, तो बी वाला सही होगा, अवधी ब्रज भाषा। तो भक्ति काल में राम काव्य धारा की जो मुख्य भाषा अवधी, जैसे कि तुलसीदास जी का रामचरितमानस है, और कृष्ण काव्य धारा की मुख्य भाषा ब्रज भाषा, जिसमें कि आपके सूरदास के पद आपने देखे पढ़े होंगे। आगे हमारा प्रश्न आता है याद रखें कि भाषाएं सामाजिक सांस्कृतिक का से बनती हैं, सांस्कृतिक रूप से बनती हैं और हमारे दैनंदिन व्यवहार से बदलती हैं। ये कथन किसका है, ये एनसीपी जो है 2005 का, एनसीएफ 2005 का ये कथन है। यह विचार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के भाषा शिक्षण अध्याय में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है। आगे हमारा प्रश्न आता है कि आशु भाषण का अर्थ क्या है। तो आशु भाषण, देखिए आशु भाषण होता क्या है, विषय दिए जाने के तुरंत बाद आपको कोई टॉपिक दिया और उस तुरंत बाद आपको कहा बिना किसी पूर्व तैयारी के तत्काल आप भाषण दें, तो वो होता है आशु भाषण, ठीक है। और तो इसको हम कह सकते हैं त्वरित भाषण, तो बी वाला इसका सही होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि दलील में बलाघात होगा। तो दलील जो शब्द है इसमें जो बीच में दलील, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि इसमें जो ली है ये क्या है, दीर्घ है, तो यहाँ पर दीर्घ में विशेष बल लगेगा, बलाघात होगा, तो बी वाला इसका सही हो जाएगा, ली पर। आगे हमारा प्रश्न आता है एक वाक्यांश होता है कहानी, मुहावरा, कहावत या लोकोक्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुहावरा। यहां पर आप क्या भर सकते हैं, मुहावरा, तो आप गोला करेंगे बी वाले पे। तो क्यों होगा, देखिए कि मुहावरा एक स्वतंत्र वाक्य नहीं होता, वो केवल एक वाक्यांश होता है जिसका प्रयोग वाक्य के बीच में होता है, जबकि कहावत या लोकोक्ति जो होती है वो पूर्ण रूप से वाक्य के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूढ़ शब्द जो है, रूढ़ शब्द वो संधि से बनते हैं या नहीं बनते हैं। देखिए जो रूढ़ शब्द होते हैं संधि विच्छेद योग्य नहीं होते, ये वाला इसका ऑप्शन होगा। आगे हमारा प्रश्न है अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। तो मैंने पहले ही आपको बताया था य र ल व, तो ये होते हैं, तो वह वाला इसका सी वाला आंसर होगा। अब फिर आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा, दूसरा गद्यांश, जिसमें आपको 86 से 90 तक के 5 प्रश्न यहाँ भी आपको दिए रहेंगे। तो गद्यांश, ये आपको जो गद्यांश में दिखा रहा हूं ये आपके पेपर में नहीं आएगा, कोई दूसरा आएगा, तो आप केवल गद्यांश वहां पर देखेंगे। जो भी गद्यांश आपके सामने होगा उस गद्यांश को आप पढ़ना है और गद्यांश पर आधारित, गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे। यहाँ पर जो गद्यांश है वो है, उसमें पहला प्रश्न है इतिवृत्तात्मक का अभिप्राय क्या है। तो इतिवृत्तात्मक का जो मतलब होता है कथात्मक, ठीक है। देखिए गद्यांश में वर्णित है कि हिंदी कविता भी पहले इतिवृत्तात्मक थी, अर्थात किसी कहानी को इतिवृत्त का अर्थ वृत्तांत या कथात्मकता आख्यान कह सकते हैं आप। आगे हमारा प्रश्न आता है कि जो प्राचीन काव्य था वो लयात्मक था, क्यों था भाई लयात्मक, स्मरण हेतु, ये वाला सही होगा, स्मरण हेतु। क्यों, क्योंकि प्राचीन काल में मुद्रण की सुविधा ना होने के कारण छपाई नहीं होती थी, जिसके कारण प्रिंट नहीं होता था, तो लयबद्ध कविताओं को कंठस्थ याद करना सरल होता था, स्मरण करना इसका सही होगा। फिर वैसा ही प्रश्न आपके सामने आ गया, लय की उपयोगिता क्या है। लय की उपयोगिता वही स्मरण, तो यही स्मरण में याद करने में। आगे प्रश्न आता है कि प्रकाशन का प्रसार संबंधित है।
तो ये प्रकाशन का मतलब होता है मुद्रण, प्रिंटिंग, ये मुद्रण हो जाएगा। आगे प्रश्न आता है, इसका अंतिम प्रश्न है, तो मौखिक परंपरा में अधिक प्रसारित होती है। तो मौखिक परंपरा में कविता अधिक अधिक प्रसारित होती है, क्योंकि कविता साहित्य की मौखिक परंपराओं को आगे बढ़ाती है। क्योंकि लयबद्ध होने के कारण कविता का मौखिक प्रसार व कंठस्थीकरण, उसको याद करना आसान होता है। तो मित्रों, यह था यू टेट सेकंड द्वितीय भाषा हिंदी का संपूर्ण सॉल्यूशन। आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। और यह वीडियो आपकी तैयारी में मददगार साबित हुआ हो तो इसे लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर। धन्यवाद।